अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न डब्ल्यूपी। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको HTML और CSS के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो लोग जो स्टूडेंट्स या जो भी सीख रहे हैं ये वर्डप्रेस का कोर्स, उन लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा HTML का या CSS का या जावास्क्रिप्ट का। लेकिन अगर जिनको आइडिया नहीं है तो उनके लिए मैं एक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एक वेबसाइट है, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, w3schools.com। ये आपने इंटरनेट पे लिखना है, या अगर आप डायरेक्टली इंटरनेट के ऊपर w3schools.com लिखेंगे तब भी आपको ये मिल जाएगी। w3schools भी लिखेंगे तब भी आपको वो वेबसाइट मिल सकती है। तो इस वेबसाइट के थ्रू जो है वो आप जो इसके टैग्स हैं HTML के हैं, CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं या जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज़ हैं, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस की डिफरेंट आप जो है वो चीज़ें देख सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले जब HTML की हम बात करते हैं तो HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने के लिए वेबसाइट का जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके अंदर कोई एज सच कलर्स वगैरह नहीं एज सच होते हैं, कोई इसमें ज़्यादा आप कह लें कि कोई इसमें मतलब फंक्शनैलिटीज़ भी नहीं होती, सिंपल सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने की बात जहाँ तक बात करें तब HTML हम यूज़ करते हैं। HTML के टैग्स होते हैं, उसमें सबसे पहला टैग जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है पैराग्राफ के लिए। जब भी हमने पैराग्राफ लिखना है किसी वेबसाइट के अंदर, आप देखते होंगे कि वेबसाइट है उसके अंदर आप देख रहे हैं उसके अंदर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, पैराग्राफ्स भी बने हुए हैं, हेडिंग्स भी हैं, तो वो सारे के सारे HTML के थ्रू ही आते हैं। तो जब भी आपने पैराग्राफ लिखना है, HTML का टैग आपने जो यूज़ करना है वो है P का टैग। इस P के टैग को आपने इसी तरीके से लिखना है जिस तरह ये लिखा हुआ है, जैसे P और इसके स्टार्ट के ऊपर जो है वो लेस देन का साइन है, फिर P के बाद ग्रेटर देन का साइन है। इस तरीके से ये टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस टैग के अंदर आप अपना कंटेंट लिखते हो, जो भी आपने कंटेंट लिखना है, और ये बाद में उसका टैग आप क्लोज कर देते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास 6 हेडिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं HTML के टैग्स के अंदर। वो हेडिंग्स H1 से लेके H6 तक होती हैं, और ये हेडिंग्स डिपेंड करता है कि डिफरेंट जो है वो आपकी फ़ॉन्ट साइज़ेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी वेबसाइट के अंदर आपने सबसे बड़ी हेडिंग शो करनी है तो सबसे बड़ी हेडिंग जो है वो H1 कंसिडर की जाती है। फिर अगर उससे छोटी हेडिंग है तो उसके लिए आप H2 यूज़ करते हो। फिर ये मतलब जो सबसे छोटी हेडिंग है उसके लिए फिर आप H6 यूज़ करते हो। मतलब H1, H2, H3, H4 और H5 और H6, ये 6 हेडिंग्स आप यूज़ कर सकते हो फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट वाली जो है वो H1 है और स्मॉलेस्ट वाली H6 कंसिडर होती है। देन हमारे पास आता है एंकर लिंक्स। एंकर लिंक्स कहते हैं कि जब भी आपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर लिंकिंग शो करनी है, कि भाई एक लिंक से आप कोई दूसरे पेज पे चले जाओ, एक लिंक से आप उसी वेबसाइट के दूसरे सेक्शन पे चले जाओ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिंक्स। तो लिंक्स की जो एग्जांपल है वो इस तरह से आपने लिखना है। लिंक का जो टैग है वो इस तरीके से आएगा, href इज इक्वल्स टू ये लिंक का नाम, ये लिंक है बेसिकली। ठीक है, ये उसके एड्रेस है जिसको हम href कहते हैं, ये लिंक है। और उसके आगे जब इस बटन पे क्लिक करेगा तब वो इस लिंक पे ओपन होगा, इस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तब वो लिंक पे ओपन होगा। तो लिंक्स जो हैं वो आप टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, आप बटन्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, आप इमेजेस के ऊपर भी लगा सकते हैं, आप वीडियोस के ऊपर भी लगा सकते हैं। मतलब आप किसी भी चीज़ के ऊपर लिंक्स लगा सकते हैं कि जिस पे आप चाहते हैं कि वो जो टेक्स्ट है वो किसी दूसरे कोई और लिंक हमें ओपन या शो करे। ठीक है, उसके बाद है इमेज यूज टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन अ पेज। इमेजेस जो हैं वो जब भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस यूज़ करते हो तो उसके लिए ये वाला टैग आप यूज़ करते हो। तो इसका टैग का डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, इमेज सोर्स, SRC का मतलब होता है सोर्स, और उसके आगे जो भी इमेज आप यूज़ कर रहे हो। अगर आपके पास इमेज अपने फ़ोल्डर में अपने अपने डिवाइस के ऊपर सेव है तो आप इमेज का वो पाथ लिखोगे। ये बेसिकली ये इमेज पाथ है, यहाँ पे इसने लगाया हुआ है। अगर आप ऑनलाइन इमेज लेना चाह रहे हो, इंटरनेट के ऊपर से इमेज ले रहे हो डायरेक्टली, तो आप वहाँ पे उस इमेज का URL लगाओगे। उसके बाद फिर आप ऑल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। जो ऑल्ट टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं कि अगर हमारी इमेज फॉर एग्जांपल किसी वजह से शो नहीं हो रही, तो उस इमेज की
की जगह पे क्या टेक्स्ट शो हो ताकि पता चले कि यहाँ पे इमेज है, तो ये एग्जाम्पल इमेज, ये भी आप दे सकते हो। और आगे उसकी विड्थ बताई हुई है कि उस इमेज की विड्थ या डायमेंशन कितनी आपने शो करनी है पेज, उस पेज के ऊपर। फिर हमारे पास आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, और जो है वो लिस्ट्स के बारे में। लिस्ट बेसिकली क्या होती हैं कि जिसमें आप किसी भी चीज़ को एक लिस्ट के फॉर्म में शो करना चाह रहे होते हो, कोई एक लिस्ट बना के शो करना चाह रहे होते हो, जिसमें आपके पास लिस्ट दो किस्म की होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है और ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। और अनऑर्डर्ड बेसिकली इसमें हमारे पास कोई नंबरिंग नहीं होती, कोई ऑर्डर नहीं होता, स्पेसिफिक कोई ऑर्डर नहीं है, तो इसलिए हम इसको अनऑर्डर्ड कहते हैं। जबकि ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है उसमें हमारे पास कोई नंबर्स आ जाते हैं, प्रॉपर नंबरिंग के एक आप नंबरिंग के तौर पे उस लिस्ट को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो लिखने का तरीका वो ये है, यूएल का टैग आपने स्टार्ट किया। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर फिर आप लिस्ट का टैग लगाते हो, फिर वो उस टैग को क्लोज करते हैं। फिर दो दो मतलब इसके अंदर आइटम्स हैं, उसमें यहाँ पे लिखी एक मैंगो और एक एप्पल, और यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज हो रही है। इसी तरीके से इसी चीज़ को हम जो है वो ऑर्डर लिस्ट के लिए भी कर सकते हैं। सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे यू लिखा हुआ है और यहाँ पे वो आ जाएगा, और जैसे इसको स्टार्ट किया वैसे इसको क्लोज भी करना है आपने। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है, और ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। थर्ड पार्ट है जी डिवीजन या ब्लॉक कंटेनर्स। अच्छा, डिविजन्स और ब्लॉक कंटेंट्स क्या होते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जब वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के अंदर को बनाने के लिए हमें ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि हम कोई भी सेक्शन जब बनाते हैं तो उसको डिवीजन कंसिडर करें। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास हमारी वेबसाइट के अंदर कुछ 5 सेक्शंस हैं, तो मैं हर सेक्शन के अकॉर्डिंगली एक 5 डिविजन्स बना लूँगा, ताकि मुझे थोड़ा सा ईजी हो, समझ आए कि भाई ये डिवीजन किस पर्पस के लिए है, यही सेक्शन किस पर्पस के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम यूज़ करते हैं स्पैन। स्पैन बेसिकली कहते हैं इनलाइन कंटेनर, कि भाई अगर आपने किसी एक टेक्स्ट के पार्ट को स्टाइल करना है तो उसके लिए आप स्पैन यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसने लिखा दिस इज़, ये पी का टैग है, पी के टैग के अंदर उसने लिखा दिस इज़ स्पैन स्टाइल कलर रेड। उसने कहा कि ये जो कलर रेड है किसको, जो रेड टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको कलर करना चाह रहा है, और साथ उसने स्पैन क्लोज कर दिया। मतलब जो कुछ भी इस पैन के अंदर अंदर लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी काम करेगी, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि उसका कलर रेड कर देगी। और आगे जैसे ही वो इस दो टेक्स्ट से बाहर कलर रेड कर देगा, उसके बाद आगे लिखा हुआ इनसाइड अ पैराग्राफ, तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा जिस तरह ये शुरू वाला दिस इज लिखा गया। मतलब दिस इज सिंपल लिखा जाएगा, और आगे रेड टेक्स्ट में क्योंकि इसके ऊपर स्पैन लगा हुआ है तो वो कलर को रेड कर देगा, और इनसाइड अ पैराग्राफ वो भी एज इट इज़ सिंपल ही लिखा जाएगा। अब इसका एक स्ट्रक्चर है वो आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह HTML का आपने स्ट्रक्चर लिखना है। तो HTML का स्ट्रक्चर, जब भी आप HTML के ऊपर कोई भी डिज़ाइन आप बनाना चाह रहे हो, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हो, तो HTML का स्ट्रक्चर क्या है जी, कि सबसे पहले आपने HTML के टैग को स्टार्ट करना है, फिर उसके अंदर आएगा हेड का टैग, फिर हेड के टैग के ऊपर आएगा जी आपका, हेड के टैग के अंदर आएगा आपका टाइटल। और टाइटल बेसिकली आपको जैसे यहाँ पे टाइटल शो हो रहा है, लेक्चर 2/3 HTML CSS बेसिक, ये सारा ये बेसिकली टाइटल है। तो आप जब गूगल पे भी जाते हैं, जब आप क्रोम ओपन करते हैं, तो आप कोई भी वेबसाइट का लिंक ओपन करते हैं, तो उसके बिल्कुल टैब के ऊपर जो चीज़ नज़र आ रही होती है, डेट इज़ कॉल्ड द टाइटल ऑफ द HTML। ठीक है, हेड के अंदर आपके पास टाइटल आता है, और टाइटल में आपने उसका नाम लिखना होता है, जो भी पेज बना रहे हैं उसका नाम आप लिख दें। उसके बाद हेड को आप क्लोज कर देंगे, देन उसी के बाद हेड क्लोज होगा तो उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, और बॉडी के अंदर आपका डिफरेंट टैग्स आप यूज़ कर सकते हैं। आप हेडिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप पैराग्राफ्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप रेफरेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं, आप H2s भी यूज़ कर सकते हैं, आप ऑर्डर लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था जी आज का आपका टॉपिक, जो था सिंपल एंड मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से टॉपिक था, जो कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि क्या क्या बेसिक हमारे पास टैग्स होते हैं जो हम HTML के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप यही टैग्स देखोगे जो आप वर्डप्रेस के ऊपर यूज़ कर रहे होगे। एक और जो आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव सी बात बता दूं कि ये टैग्स हमने बेसिकली यूज़ नहीं करने वर्डप्रेस के ऊपर, ये हमें बिल्ट इन टैग्स मिल जाएंगे।
ये टैग्स हमें इस्तेमाल करने ही नहीं पड़ेंगे। सिर्फ ये आज का लेक्चर HTML के बारे में बताने का पर्पस सिर्फ ये था कि जिन लोगों को नहीं पता, मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि ये अगर फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर कभी हमें एक्स्ट्रा HTML का कोड लिखना पड़ जाए तो उसके लिए जो मेन स्ट्रीम टैग्स हमें चाहिए होंगे वो यही 5 6 7 टैग्स होते हैं जिसकी हमें मेन ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज इसके अलावा कोई ऐसा टैग्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको क्योंकि वो आपको वर्डप्रेस के अंदर ही बाय डिफ़ॉल्ट ही वो विजेट्स मिल जाते हैं तो आपको टैग्स भी लगाने नहीं पड़ते। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आपकी मेजॉरिटी ऑफ द वेबसाइट 90% ऑफ द वेबसाइट जो है वो उन्हीं विजेट्स पे बनेगी जो विजेट्स आपको वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है, जो प्लगइन्स आपको वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है या जो फंक्शनैलिटीज़ आपको वर्डप्रेस देता है। उन्हीं के अंदर रहते हुए आप साइट बना लेंगे। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा आपने स्टाइलिंग करनी है, कुछ एक्स्ट्रा टैगिंग आपने करनी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपने ऐड करनी है, कुछ ऐसी चीज़ जो कि उस विजेट का पार्ट नहीं है, कुछ कोड्स लगाने हैं, तो वो सारी की सारी कोडिंग जो एक्स्ट्रा है वो आप HTML से कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी इस HTML टैग को वो सपोर्ट करता है। तो ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन थी आपकी सारी की सारी HTML की जो हमने यूज़ करनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको CSS के बारे में बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद आवर वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़।